हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलेगा। कई स्टूडेंट ऐसे थे जो कि कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में लाइए, तो हम दोनों ही सेक्शन में ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इन केस ऑफ स्टीडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ए फ्लूइड द एक्सेलरेशन इज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन जो हैं वो स्टीडी फ्लो से पूछे जाते हैं। स्टीडी फ्लो जो होता है वो कौन सी इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होता है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो स्टीडी फ्लो जो होता है वो बर्नौलीज के लिए, बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो होती है उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। ये स्टीडी फ्लो जो होता है भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है कि भाई किसके लिए एप्लीकेबल होता है। सो कई बार एग्ज़ाम में ऐसा हुआ है कि भाई जो जैसे कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये जो इक्वेशन है ये किसको रेफर करती है? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो किसको रेफर करती है? जैसे कि बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करती है। एंड ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है ये कंजर्वेशन ऑफ किसको करती है? मास को करती है। तो ये दोनों चीज़ें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। वैसे जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो तो एग्ज़ाम में कई तरह के क्वेश्चन उसको लेकर पूछे गए हैं कि भाई उसमें कौन सा डिस्चार्ज जो होता है वो मेज़र करता है, कौन से मेज़र किया जाता है, किसके द्वारा मेज़र किया जाता है। तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं बर्नौलीज इक्वेशन से। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो वेंचुरीमीटर के लिए एप्लीकेबल होती है, ओरिफिस के लिए होती है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर होगा? एक्सेलरेशन जो होती है हमारी वो जीरो होती है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। वैसे आपको बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है ये पता होनी चाहिए, क्योंकि वही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव लार्ज शेप फैक्टर? लार्ज शेप फैक्टर किसके पास होता है भाई? ये शेप फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये भी आपको पता होना जरूरी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन हैव लार्ज शेप फैक्टर। लार्ज का कहने का मीनिंग है कि भाई सबसे बड़ा, मैक्सिमम किसका होता है? मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम भी आपको पता होना चाहिए, या फिर आपके पास चार ऑप्शन होंगे कि भाई इनमें से सबसे कम या फिर सबसे ज़्यादा किसका जो है शेप फैक्टर है। तो सबसे पहले आपको शेप फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई शेप फैक्टर जो होते हैं किसके लिए कितना होता है, कौन सी शेप के लिए कौन सा शेप फैक्टर होता है। तो ये चीज़ें पता होंगी तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि डायमंड का आप यहाँ पे देखिए, डायमंड का शेप फैक्टर 2 होता है। डायमंड एक शेप होती है, उसका शेप फैक्टर 2 होता है। उसके बाद हमारे पास होता है रेक्ट एंगल। रेक्ट एंगल, रेक्ट एंगल की अगर हम बात करेंगे तो उसका 1.5 होता है। एक हमारे पास आई सेक्शन होता है। आई सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसका 1.14 होता है। एंड सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन हो या फिर हमारे पास राउंड, सर्कुलर, सर्कल, राउंड एक ही बात है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के लिए 1.7 होता है, राउंड या फिर सर्कुलर सेक्शन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है? डायमंड का है। हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? ए इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा। भाई ये सर्कुलर और राउंड में कंफ्यूज मत होना, 1.7 ही होता है इसका। एक हमारे पास टी सेक्शन भी होता है। तो टी सेक्शन का जो होता है डायमंड से थोड़ा सा कम होता है, 1.9 से लेकर 1.95 ये होता है हमारे पास टी सेक्शन। टी सेक्शन, आई सेक्शन, वैसे आई सेक्शन और टी सेक्शन तो उतना कॉमन नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में रेक्ट एंगल और आई सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। टी सेक्शन तो चलो आपको पता होना ज़रूरी है, बाकी क्वेश्चन तो आई सेक्शन से ही ज़्यादा पूछा गया और रेक्ट एंगल से ही ज़्यादा पूछा गया, और डायमंड से भी एग्ज़ाम में
बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, जिसने भाई चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो जो है वो मिलती रहे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन लिमिट द डिफ्लेक्शन ड्यू टू डेड लोड। भाई हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया गया, एक लिमिट स्पेसिफाई की गई है कि भाई डिफ्लेक्शन जो होती है किसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है, ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड जो होता है, जो सेल्फ वेट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो होता है डेड लोड। सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर उसको डेड लोड बोलते हैं। तो जो डेड लोड की वजह, उसके सेल्फ वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रही है या फिर आ रही है किसी स्ट्रक्चर में, उसकी जो लिमिट है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी है, कितनी होती है। यहाँ पे तो ऑप्शन जो है मैंने थोड़े बहुत त्रोड़ मोड़ के लिखे हैं, क्योंकि ऑप्शन एग्ज़ाम में कुछ और दिए गए थे तो मैंने तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो डिफ्लेक्शन होती है वो होती है स्पैन ओवर 350, स्पैन ओवर 350, या फिर और में 20 mm, 20 mm, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। स्पैन ओवर 350 हो और 20 mm, दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हमारी डिफ्लेक्शन की लिमिट होगी। भाई स्पैन कितना दिया गया है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है डेड लोड, कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्पैन मान के चलो कि वो कितना लंबा है, 7 मीटर लंबा है मान के चलो, तो स्पैन 7, अगर ये वैल्यू mm में है तो ये भी आपको mm में लिखना है। तो 7 मीटर है तो 7000 mm हो जाएगा ओवर 350, इन दोनों में से, और 20 mm में जो भी कम रहेगा वही हमारा आंसर होगा भाई। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे मैंने 7 स्पैन लिया है तो 7000 डिवाइड बाय 350, स्पैन ओवर 350 होता है, और 20 mm विच एवरेज लेस। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 7000 डिवाइड बाय 350 तो भी हमारा आंसर 20 mm ही आता है, और वैसे भी 20 mm। तो दोनों में से जो भी कम रहेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 8 मीटर स्पैन लेते हैं, 8 मीटर स्पैन हमने लिया है, यानी कि 8 मीटर को हो गया हमारे पास 8000। 8000 mm हो गया डिवाइड बाय 350, तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास 22.85 समथिंग आएगा, तो ये mm में हमारे पास आ गया। तो स्पैन ओवर 350 और 20 mm दोनों में से जो भी कम रहेगा वही हमारी डिफ्लेक्शन की लिमिट होगी। तो 22.85 और 20 mm दोनों में से कौन सा कम है, 20 mm, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली उस न्यूमेरिकल में 20 mm ही हमारा आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिल्क मिक्स विद वाटर ड्यू टू, मिल्क मिक्स विद वाटर ड्यू टू किसकी वजह से। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब मैंने ये इसलिए बोला कि भाई ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन से मेरा मीनिंग ये है कि भाई एक कोहेजन है, एक एडिशन है। ये दो हमारे पास क्वेश्चन मान लीजिए या फिर पॉइंट मान लीजिए, तो दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या होता है। जैसे कि अगर हम कोहेजन की डेफिनेशन बोलेंगे, कोहेजन, तो कोहेजन जैसे कि हमारे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड पानी ही मान लीजिए, कोई भी तरल है हमारे पास, मिल्क भी एक तरल होता है, फ्लूइड होता है, वाटर भी एक आपको पता कि फ्लूइड ही है। तो हम सिंपली पानी की बात कर लेते हैं। पानी पानी की यानी कि पानी की अगर हम बात करेंगे कोहेजन के केसेस में, तो जो पानी होगा उसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो उसको हम कोहेजन बोलते हैं। लेकिन एडिशन जो होता है, जब कोई दो अलग अलग जो फ्लूइड होते हैं, जैसे कि मिल्क एक फ्लूइड है, वाटर भी एक फ्लूइड है, तो दो फ्लूइड हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये दो फ्लूइड जो हैं, इन दोनों के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो उसको हम एडिशन बोलते हैं। एक
को आकर्षित करेंगे तो उसको कोहेजन बोलेंगे, दो के करेंगे तो उसको हम एडेशन बोलते हैं। तो मिल्क जो होता है वो पानी में मिक्स होता है, यानी कि एक दूसरे जो आकर्षित कर रहे हैं, दूध का और पानी के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो वो एडेशन की वजह से होता है। वेरी गुड एडेशन, बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। सिंपली अगर यहाँ पे वाटर ही होता है तो हमारा आंसर कोहेजन होना था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। अगला देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट बेयरिंग कैपेसिटी। लीस्ट बेयरिंग कैपेसिटी किसके पास होती है भाई? बेयरिंग कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए कि भाई हार्ड रॉक की कितनी होती है, लूज ग्रेवल की, कम्पैक्ट ग्रेवल की, सॉफ्ट रॉक की। अब देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो तुक्का लगाते हैं, भाई सॉफ्ट रॉक है तो इसकी मेरे हिसाब से कम ही होगी, एंड लूज है तो इन दोनों में से कई ऐसे होंगे कि वो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे। तो किसकी कितनी होती है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे कि यहाँ पे हार्ड रॉक की अगर हम बात करेंगे, हार्ड रॉक जो होती है उसकी होती है बेयरिंग कैपेसिटी 330 330 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सभी में कॉमन रहेगा। उसके बाद लूज ग्रेवल है, लूज ग्रेवल जो होता है उसकी 250 होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कम्पैक्ट ग्रेवल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्पैक्ट ग्रेवल हो हमारे पास या फिर कम्पैक्ट ग्रेवल की जगह कम्पैक्ट रॉक हो, तो उन दोनों का हमारे पास 450 होता है। लास्ट सॉफ्ट रॉक हो गया हमारे पास, सॉफ्ट रॉक जो होती है उसका 450 ही होता है। तो सबसे कम किसका है? लूज ग्रेवल का है। सभी की वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही होगी। लूज ग्रेवल इज द लीस्ट बेयरिंग कैपेसिटी। अगला को क्या बोल रहा है कि सॉफ्ट वुड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट वुड? टीक, महागोनी, देवदार, साल, कौन सा होगा? देवदार हो गया, चीर हो गया, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट वुड होती है। बाकी ये जो तीन चार ऑप्शन बच रहे हैं ये क्या होगी? हार्ड वुड होगी। सो दियोदार, सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, दियोदार इज सॉफ्ट वुड। अगला क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द यूनिट वेट ऑफ लाइम मोटार इज, लाइम मोटार का यूनिट वेट कितना होता है? यूनिट वेट जो होता है अगर हम सीमेंट की बात करेंगे तो 1440 होता है, 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। भाई यूनिट वेट के क्यूबिक मीटर में ही होता है, केजी पर क्यूबिक मीटर में ही निकलता है सारा जो होता है। तो यहाँ पे लाइम मोटार का पूछा है। अगर हम सीमेंट मोटार, मोटार आपको पता है कि मसाला होता है भाई, लाइम मोटार सीमेंट मोटार होता है। तो अगर हम सीमेंट मोटार की बात करेंगे, सीमेंट का तो हमने बता दिया कि यूनिट वेट इतना होता है। अगर हम सीमेंट मोटार की बात करेंगे तो 2080 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है सीमेंट मोटार का। लाइम मोटार की अगर हम बात करेंगे तो लाइम मोटार जो होता है उसका 1600 से लेकर 1800 कितना होता है? 40 होता है, ये होता है। तो 1600 से लेकर 1840, यहाँ पे 1800 ही दिया गया है तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। लेकिन 1600 से लेकर 1840 ये होता है हमारे पास लाइम मोटार का। तो भाई ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिए, सीमेंट मोटार, लाइम मोटार। सीमेंट का तो कॉमन है, सभी को पता है कि भाई कितना होता है। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगला देखिए, तो सॉफ्ट वुड इज ऑब्टेन फ्रॉम। अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी डिस्कस किया कि भाई सॉफ्ट वुड जो होती है वो कौन कौन सी होती है, हार्ड वुड कौन कौन सी होती है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि भाई सॉफ्ट वुड जो होती है हम किससे ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्राप्त की जाती है। एक हार्ड वुड होती है, एक सॉफ्ट वुड होती है। तो सॉफ्ट वुड जो होती है वो प्राप्त की जाती है अनावृत जीवी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, जाइम्नोस्पर्म।
इससे पैदा की जाती है। ऑप्शन सेकंड जो है, यहाँ से आप हार्ड वुड जो होती है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन को आप, हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड, ऑप्शन 1 सॉफ्ट वुड एंड ऑप्शन 2 जो होगा वो हार्ड वुड प्राप्त करते हैं। तो दोनों ऑप्शन आप लिख लीजिएगा भाई, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आपका भी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा लगता है कि भाई आप हमारी वीडियो को जो है वो शेयर कर रहे हैं। जैसा कि अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ एलिडेट इज, एलिडेट, एलिडेट जो होती है उसकी जो मिनिमम लेंथ होती है वो कितनी होती है। सबसे पहले आपको एलिडेट जो होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये, इसको आप यूज़ करते हैं साइटिंग के लिए। साइटिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग में ये यूज़ की जाती है। एलिडेट जो होती है वो दो तरह की होती है। साइटिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं तो दो तरह की होती है, एक प्लेन एलिडेट होती है। प्लेन एलिडेट जो होती है एक सिंपल होती है, जिसको आप ऑर्डिनरी वर्क जो होता है, साधारण काम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो टेलीस्कोपिक एलिडेट होती है, एक टेलीस्कोपिक एलिडेट होती है, दो तरह की एलिडेट होती है। वैसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में आपको बताया कि भाई एलिडेट दो तरह की होती है, एक प्लेन होती है, एक टेलीस्कोपिक होती है। तो प्लेन तो ऑर्डिनरी वर्क के लिए हो गई, टेलीस्कोपिक जो होती है वो इनक्लाइंड साइड जो होती है उसको लेने के लिए यूज की जाती है। इनक्लाइंड साइट को लेने के लिए आप प्लेन टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई वो लंबा कितना होता है। लंबे से पहले भाई वो एक लकड़ी की बनी हुई होती है या फिर ब्रास रूलर की बनी हुई होती है, तो 50 से 60 सेंटीमीटर वो लंबी होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो मिनिमम हमारे पास आंसर 50 दिया गया है, 50 से 60 सेंटीमीटर वो लंबी होती है। सो अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। सो भाई न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट ऑफ फुटिंग। हमारे पास क्या है, फुटिंग है, जिसका जो कंक्रीट यानी कि बन रहा है वो 15 क्यूबिक मीटर बन रहा है। इफ़ 0.5% रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, 0.5% रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी बन रही है, 15 क्यूबिक मीटर बन रही है, क्यूबिक मीटर। तो 0.5% रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे तो कितना क्विंटल हमारा स्टील यूज़ होगा 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की क्वांटिटी के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, रेनफोर्समेंट हमें इतनी यूज़ करनी है, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर के लिए 78.5 कंक्रीट स्टील की डेंसिटी होती है। कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी है 15 क्यूबिक मीटर हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो हमें 15 का निकालना है, तो आपको पता ही है कि 15 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है इंटू 0.5% हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, 0.5% कर रहे हैं तो ओवर 100 हम कर देंगे, 100 में से हम 0.5% यूज कर रहे हैं, इंटू हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील 78.5। इस सभी को हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर 5.88 क्विंटल, इतना स्टील 15 क्यूबिक मीटर के काम को लगेगा फुटिंग के 0.5% रेनफोर्समेंट अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो लगभग 6 क्विंटल हमारे पास स्टील लगेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो पिछली वीडियो की तरह ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में।
यहाँ पर भी हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे, डिटेल में आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि फॉर क्ले द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज। क्ले, हमने रबड़ के बारे में सुना है, स्टील के बारे में सुना है, कंक्रीट का हमें पता है कि भाई पॉइजन रेशियो कितना होता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड पूछा गया है क्ले, भाई मिट्टी जो होती है उसके लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले आपको जो पॉइजन रेशियो होता है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये इसको आप डिफाइन कर सकते हैं लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल रेशियो जो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। मैक्सिमम किसका होता है, मिनिमम किसका होता है पॉइजन रेशियो, ये कॉमन चीज़ें हैं। रबड़ का मैक्सिमम होता है, कोर का जो होता है उसका मिनिमम होता है, इनकी शून्य होता है। तो यहाँ पे क्ले के बारे में पूछा गया है, तो क्ले का जो पॉइजन रेशियो होता है वो होता है 0.3 से लेकर 0.45, 0.3 से लेकर 0.45। तो यहाँ पर हमारे पास 0.3 यानी कि 30 दिया गया है, इसलिए बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार हो सकता है कि इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाए। एक हमारे पास क्ले के जैसा एक गोल्ड होता है, भाई गोल्ड सोना जो होता है उसका कितना होता है पॉइजन रेशियो 0.42, ये गोल्ड का होता है। ऐसे ही हो सकता है कि कॉपर का भी एग्ज़ाम में हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में कॉपर का आई थिंक पूछा गया है एक बार, तो कॉपर का 0.33 होता है। उसके बाद आयरन भी होता है एक, आयरन का 0.27 से लेकर 0.30 होता है, तो ये आयरन का होता है। गोल्ड क्ले मैंने आपको ये दो डिफरेंट चीज़ें बताई हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल व्हेन क्रैकिंग द डैम्पनेस ऑफ ए मटेरियल। क्या आंसर रहेगा व्हेन चेकिंग द डैम्पनेस ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल जो होता है वो फ्लेक्सिबल मटेरियल की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर 4 हमारे पास आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं डैम्प प्रूफिंग के लिए, डैम्पनेस या फिर डैम्प प्रूफिंग के लिए, वो 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक यहाँ पे पूछा गया है फ्लेक्सिबल, दूसरा होता है सेमी रिजिड मटेरियल, एंड थर्ड वन होता है रिजिड मटेरियल। रिजिड में आपको पता है कि जो कंक्रीट होता है वो हमारा रिजिड में आता है। सीमेंट कंक्रीट हो गया या सीमेंट मोटार हो गया, ये जो होते हैं स्लेट हो गया, हमारे पास स्टोन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सारी क्या है रिजिड मटेरियल है। तो रिजिड से आई थिंक मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश के जेईई के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सीमेंट कंक्रीट इज क्या होता है, ये एक रिजिड मटेरियल होता है। ऐसे ही स्लेट हो गया, हमारे पास स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, सीमेंट मोटार हो गया, तो ये सारे जो होते हैं एक रिजिड मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए। उसके बाद हम सेमी रिजिड की बात करेंगे। सेमी रिजिड में भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सा आता है। सेमी रिजिड में जो होता है वो मैस्टिक एसफोल्ट आता है। तो मैस्टिक एसफोल्ट ये जो हो गया ये सेमी रिजिड की बात होगी, लेकिन हमसे क्या पूछा गया फ्लेक्सिबल मटेरियल की बात पूछ रहा है। तो फ्लेक्सिबल में क्या क्या होता है, हमारे पास आते हैं हॉट बिचुमन जो होती है, बिचुमनस फेल्ट होता है, प्लास्टिक शीट होती है, मेटल शीट होती है, कॉपर, ये जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल में आते हैं। सो यहाँ पे मेटल शीट हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेटल शीट ऑफ लेड की होगी या फिर कॉपर की होगी। यहाँ पे लेड नहीं हमने दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपको पता है कि एग्जाम में ऐसे ही पूछ जाते हैं कंफ्यूज करके। तो मेटल शीट ऑफ लेड की या फिर मेटल शीट ऑफ कॉपर एक्सेट्रा की भी शीट हो सकती है, तो ये फ्लेक्सिबल में आता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट हेल्प इन फ्यूजन। सीमेंट का वो कौन सा इनग्रेडिएंट है जो सीमेंट को हेल्प करता है ताकि उसका फ्यूज़न हो सके। फ्यूज़न के लिए हेल्प कौन करता है। एग्ज़ाम में आपको पता है कि परसेंटेज भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हेल्प इन फ्यूज़न, ये फंक्शन होता है, ये कौन सा फंक्शन होता है जो कि फ्यूज़न में हेल्प करता है। यहाँ पर हम लाइम की बात करेंगे, तो लाइम जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है या फिर स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, यानी कि स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। उसके बाद सिलिका होता है हमारे पास,
सिलिका जो होता है वो स्ट्रेंथ देता है, लाइम जो होता है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑक्साइड दिया है, ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। आपको पता है कि आयरन ऑक्साइड क्या क्या देता है, कलर देता है, एंड ये फ्यूज़न के लिए हेल्प भी करता है, इसलिए हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। आयरन के परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो 0.5 से लेकर 6% ये इसका परसेंटेज होता है सीमेंट के। उसके बाद हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये सीमेंट को साउंड बना देता है। उसके बाद एलुमिना जो होता है ये क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो कॉमन चीज़ है कि भाई एलुमिना क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, पैसोमीटर का, पेडोमीटर का, मैट्रिक चेन का या फिर स्पीडोमीटर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैसोमीटर की बात करेंगे। तो पैसोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप उसको यूज़ करते हैं काउंट द नंबर ऑफ पीस, स्टेप जो होते हैं उनको काउंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद पेडोमीटर होता है, पेडोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, कॉमन चीज़ें हैं, सभी को पता है कि भाई सारे ही इंस्ट्रूमेंट है ये। पैसोमीटर एंड पेडोमीटर एक ही काम है इसका, दोनों काउंट ही करते हैं। सो पेडोमीटर में ये है कि भाई ये डायरेक्टली हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ पीस विद द एवरेज पीस लेंथ। तो ये लेकिन दोनों का काम सेम ही है। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं कि स्पीडोमीटर जो होता है ये डिस्टेंस जो होती है उसको मेज़र करता है। जो व्हीकल होते हैं, गाड़ियाँ जो होती है उसकी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर का आप यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक चेन होती है जो कि 20 एंड 30 मीटर में आती है, ये जो होती है ये आपको इनडायरेक्ट मेजरमेंट करके भी देता है। तो इसलिए सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बैंड टेप। बैंड टेप जो होती है उसकी थिकनेस यहाँ पे पूछी गई है कि भाई उसकी मोटाई जो होती है वो कितनी होती है। सबसे पहले जो बैंड टेप होती है इज़ आल्सो नाउन एज स्टील टेप। भाई आल्सो से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो होती है 20 एंड 30 मीटर लंबी होती है, लंबाई भी लिख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 एंड 30 मीटर की ये लंबाई में होती है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे, चौड़ाई जो होती है उसकी बात करेंगे तो 12 से 16 mm इसकी विड्थ होती है। थिकनेस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो थिकनेस जो होती है इसकी 0.3 से लेकर 0.6 mm इसकी थिकनेस होती है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, 0.3 से 0.6 mm इसकी थिकनेस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर ये हो जाएगा, 1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच में आंसर आ रहा है तो ये थिकनेस होती है। मैंने आपको इसकी विड्थ भी बता दी, लेंथ भी बता दी एंड आल्सो नाउन भी बता दिया। सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई इस क्वेश्चन को लेकर। तो ये चीज़ आप खास ध्यान रखिए भाई, कितने क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो रहे हैं हमारे एक क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भाई डोलोमाइट इज केमिकली क्लासिफाइड रॉक बिलोंग टू। डोलोमाइट जो होती है एक केमिकली क्लासिफाइड रॉक है जो कि बिलोंग करती है किस रॉक से। तो यहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन है, चौथा तो यहाँ पे नन ऑफ, कोई नहीं है यहाँ पे, नन ऑफ अबव है। तो आपको पता है कि रॉक्स जो होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, केमिकली, फिजिकली एंड जियोलॉजिकली। तो ये हैं, तो यहाँ पे केमिकली से पूछा गया है तो केमिकली से 3 पार्ट हैं, एक सिलिसिस, दूसरा इग्लिसिस एंड कैलकेरिस, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनमें से जो डोलोमाइट होता है वो किस में आता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डोलोमाइट किस से रिलेट करता है। तो लास्ट वन कैलकेरियस से रिलेट करता है। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। लाइमस्टोन हो गया हमारे पास, मार्बल हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये कैलकेरियस रॉक के एग्जाम्पल होते हैं। सिलिसिस के बाद सोल्ट ट्रैप, ग्रेनाइट,
स्पार्टोसाइट, ये इसके एग्जांपल होते हैं सिलिसिस में। आर्गिलिसिस के जो होते हैं इसके स्लेट हो गया, लैटराइट हो गया, तो ये इसके एग्जांपल होते हैं आर्गिलिसिस के, तो ये भी पता होना ज़रूरी है। अगला वन देखिए, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर का यूनिट वेट कितना होता है? भाई यूनिट वेट से हम पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, यहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। प्लेन सीसी, पीसीसी ये तो कॉमन है, आरसीसी का भी कॉमन है, ये तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। स्टोन का भी हमने कई बार शायद डिस्कस किया, नहीं किया तो मैं आपको यहाँ पे स्टोन का बता देता हूँ कि भाई स्टोन जो होता है, स्टोन मैसनरी, भाई स्टोन मैसनरी होती है। ब्रिक चलो ब्रिक मैसनरी का लिख लीजिए। ब्रिक मैसनरी का जो होता है 19 से लेकर 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। स्टोन मैसनरी जो होती है उसका 21 से 27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यूबिक मीटर। तो ये स्टोन एंड ब्रिक मैसनरी दोनों का मैंने आपको बता दिया है। अब हमसे किसका पूछा गया? यूनिट वेट ऑफ सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर, भाई सीमेंट प्लास्टर होता है तो एक लाइम प्लास्टर भी होता होगा, आपको पता होता होगा नहीं, होता है, तो दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइम प्लास्टर का जो होता है वो सबसे कम होता है, 18 होता है, 18, एंड सीमेंट का जो होता है वो 21 होता है। दोनों को लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 21 यहाँ पे सी इस क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा। 21 सीमेंट प्लास्टर का, 18 जो होता है वो लाइम प्लास्टर का होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसने भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी प्रॉपर्टी विच इन कंप्लीट पोजेशन ऑफ द ओनर इज नाउन एज। ऐसी जगह जिस पर सिर्फ मालिक का कब्जा होता है, ओनर जो होता है उसका कब्जा होता है, पोजेशन होता है, उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? भाई ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक लाइफ लीज, दूसरा फ्री होल्ड। लाइफ लीज जो होती है, आप कोई प्रॉपर्टी है उसको पूरी ज़िंदगी लीज पर लेते हैं, जब तक आप मर नहीं जाते हैं, तो उसको लाइफ लीज बोलते हैं। दूसरा होता है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड जो होता है कि भाई उस प्रॉपर्टी पर आपका ही कब्जा है, उसको हम फ्री होल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्री होल्ड की डेफिनेशन यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था फ्री होल्ड से, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों आपको पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगला देखिए, इफ़ द pH वैल्यू ऑफ द वाटर इज 2 देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोमाइन विल बी फॉर्म। अगर पानी का pH वैल्यू जो है 2 है तो कौन सी क्लोरोमाइन बनती है? हमारे पास 3 तरह की क्लोरोमाइन होती है, एक होती है ट्री क्लोरोमाइन, दूसरी होती है डाइक्लोरोमाइन एंड तीसरी होती है मोनोक्लोरोमाइन। तो 3 तरह की क्लोरोमाइन होती है। ट्री 1 से 3 pH वैल्यू होती है, डाइक्लोरोमाइन जो होती है उसकी 4 से लेकर 7 pH वैल्यू होती है, मोनोक्लोरोमाइन जो होता है उसके लिए 7 से ज़्यादा pH वैल्यू होती है पानी की। तो 1 से 3 के बीच में 2 आता है, तो ये हमारे पास आंसर ट्राइक्लोरोमाइन या फिर ट्री क्लोरोमाइन आंसर हो जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा हमारा, इस क्वेश्चन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, अब मुझे याद नहीं है कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लाइटली मत लेना। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन इफ मेटासेंट्रिक हाइट इज 1 2 0 3। ऑप्शन थोड़े उल्टे बना दिए, 0 1 2 3 ऐसे होता तब अच्छा लगता, कोई बात नहीं। सो आपको पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं स्टेबल से पूछा जाता है, अनस्टेबल से पूछा जाता है। एक नेगेटिव वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक न्यूट्रल के केस में आपको पता है कि क्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई मेटासेंट्रिक जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर नीचे कुछ ऐसा होता है, एक बराबर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में फ्लोटिंग बॉडी से या फिर मेटासेंट्रिक से पूछे जाते हैं। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे स्टेबल की बात करेंगे, स्टेबल केस की बात, यहाँ पे न्यूट्रल दिया गया है, स्टेबल केस की बात करेंगे तो स्टेबल के लिए हमारा जो वैल्यू होती है मेटा सेंटर जो होता है, मेटा सेंट्रिक या फिर मेटा सेंटर जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। अनस्टेबल की अगर हम बात करेंगे, अनस्टेबल भी एक होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई अनस्टेबल के लिए तो मेटा सेंट्रिक हाइट की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ऐसे ही न्यूट्रल जो होता है उसके लिए जीरो होती है। मेटासेंट्रिक हाइट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है न्यूट्रल के लिए, तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। स्टेबल, अनस्टेबल एंड एक न्यूट्रल कंडीशन हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। तो ये तीन कंडीशन होती है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बाकी मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर नीचे ये सारा कुछ केस मैंने आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये तीन केस बचते थे, तो इन तीन केसेस को आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डी फ्रेंड्स, प्लीज आम गुरु जी। सो अब आज हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लोड्स मीन्स दैट वैल्यू ऑफ द लोड विच हैज़ एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस किया हमने, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। नोट बीइंग होता है एक्सीडेड द ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा 95% होता है, 95% होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक था। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज। कितना लेते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन के लिए, वो कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है एक्सियल कंप्रेशन के लिए, वो ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। 0.202 ये होता है एक्सियल के लिए। लेकिन एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई एक्सट्रीम फाइबर जो होता है उस केसेस में कितना होता है, एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग का केस होता है, तो उस केसेस में हमारा आंसर ये यहाँ पर 2 जीरो होती है, तो 2 जीरो वाला ये वाला होता है। एक्सट्रीम फाइबर के लिए ऑप्शन 4 होता है, लेकिन एक्सियल कंप्रेशन के लिए ये वाला होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फॉर continuous beam the distance between 2 points of zero moment in the beam may be assumed as। कितना assume करते हैं, 0.7 times the effective span। ऑप्शन 3। मैंने आपको बोला था कि 50 क्वेश्चन जब हो जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो पीडीएफ हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम इन 4-5 पार्ट जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं उन सभी की एक निचोड़ वाली वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे पीडीएफ भी डाल देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड। मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड, तो भाई किसके लिए पूछा है, ये यहाँ पर नहीं बताया गया कि बीम के लिए, कॉलम के लिए, स्लैब के लिए, कि किसके लिए पूछा है। सिंपली पूछा कि मैक्सिमम कितना होता है। सो अगर आप बीम की बात करेंगे तो बीम के लिए 4% होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। स्लैब की बात करेंगे तो उसके लिए भी 4% होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। लेकिन कॉलम की बात करेंगे तो उसके लिए 6% होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो 3 चीज़ें बताई, इन तीनों चीज़ों को आप याद रखिए। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 0.04 BD आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 सॉरी 3 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, फॉर बार इन कंप्रेशन द वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार इन टेंशन शैल बी इंक्रीज बाय। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए।
सो बार अगर हमारी कंप्रेशन में है तो जो वैल्यू होती है बॉन्ड स्ट्रेस की फॉर बार इन टेंशन के लिए वो 25% तक इंक्रीज हो जाती है, 25% इंक्रीज हो जाती है। अगर आप डिफॉर्म बार यूज करते हैं तो उसके लिए बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो 60% इंक्रीज हो जाती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिए। अगला देखते वैल्यू सॉरी द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, सो कितनी होती है? तो 0.01 पॉइज होती है, 0.01 पॉइज होती है विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट द फ्लो शुड बी, वेलोसिटी पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करता है तो हमारी जो फ्लो होगा वो इरोटेशनल होता है। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन स्टेट्स बाय, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई कि प्रेशर या फिर इंटेंसिटी जो होती है प्रेशर की एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, वो किसके द्वारा क्या गया है? वो कौन सा लॉ है? वो पास्कल का लॉ है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। अगले देखिए, द प्रेशर विच इज मेजर विद रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर इज कॉल्ड, उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट में देखिए, ए ग्रिड ऑब्टेन बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड, उसको हम फ्लो नेट बोलते हैं, फ्लो नेट बोला जाता है। हम वीडियो जल्दी जल्दी से बना रहे हैं आपके लिए। अगला देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इज यूज्ड फॉर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? अनअर्थिंग रिलाइज ऑफ एंटीक्विटी के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन 3 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट द स्केल यूज्ड इज, टोपोग्राफिक सर्वे जो होता है बिल्डिंग साइट्स के लिए तो स्केल जो यूज किया जाता है वो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मीटर को दर्शाता है या फिर उससे कम को। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। अगला देखिए, डैश आर यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट ऑफ ए वेरी हाई डिग्री ऑफ परसेप्शन, इनवर टेप जो होता है वो लीनियर मेजरमेंट को मेज़र करता है और हाई डिग्री ऑफ परसेप्शन जो होता है उसके लिए ये इनवर टेप यूज़ की जाती है। तो इनवर टेप जो होता है ये निकल एंड स्टील का बना हुआ होता है, सबसे ज़्यादा स्टील होता है, निकल जो होता है 36% ही होता है, बाकी 64 जो होता है वो स्टील एलॉय होता है। बेस लाइन की जो मेजरमेंट होती है वो इसी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, डैश आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन विच इज ग्रेटर देन ए चेन लाइन, तो वो होता है 2 चेन मैन। नेक्स्ट वन देखिए, तो वेट पर मीटर ऑफ 22 mm डायमीटर बार इज, वही वेट जो होता है 1 मीटर का अगर आप 22 mm की बार यूज कर रहे हैं उसका कितना वेट होता है? तो वो होता है ऑप्शन 1 2.98 kg। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। सो आज हम आपके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई के लिए अगला मॉक टेस्ट लेके आए हैं। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड उसके जो सहायक उपकरण होते हैं उसका नाम हमें बताना है कि भाई कौन सा यहाँ पर सही दिए गए हैं, कौन से सही नहीं हैं। 3 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, चौथा ऑप्शन जो है वो ऑल ऑप्शन आर अबव का दिया गया है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑल ऑप्शन आर रहेगा, डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो एक तो टेम्पलेट होता है, दूसरा सेट स्क्वायर होता है, तीसरा ड्राइंग शीट होती है, चौथा डिवाइडर होता है, पांचवा जो होता है वो कंपास होता है एंड छठा जो होता है वो ड्राइंग बोर्ड होता है।
ड्राइंग शीट है तो भाई ड्राइंग बोर्ड भी होगा, कॉमन सी चीज़ है, आपको पता ही है। तो ये 6 उपकरण होते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के, आपको इनके बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम में भाई ये क्वेश्चन जो हमने सर्वेइंग से लिया है, तो सर्वेइंग से क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि भाई मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो किसके कार्य को जोड़ता है। मिनी ड्राफ्टर हमने अपनी सर्वेइंग की जब भी सीरीज़ हमारी चली हुई थी वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि भाई मिनी ड्राफ्टर का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा था, तो वहाँ पे हमने इंक्लूड किया था। तो मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो टी स्क्वेयर एंड सेट स्क्वेयर जो होता है उनके कार्यों को जोड़ता है। ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। तो सेट स्क्वेयर अभी हमने पढ़ा कि भाई सेट स्क्वेयर जो होता है वो एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है एंड उसके उपकरण है, तो अभी हमने पढ़ा है। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन इजी है लेकिन हमने यहाँ पर कुछ और भी आपको चीज़ें बतानी है तो इसलिए ही हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ए मेटेलिक टेप इज मेड अप ऑफ। मेटेलिक टेप जो होती है आपको पता है कि ऑर्डिनरी वर्क जो होता है उसके लिए हम इसको मेटेलिक टेप को यूज़ करते हैं। बोल रहा है कि भाई किसकी बनी हुई होती है। सो मेटेलिक टेप जो होती है क्लॉथ एंड वायर की बनी हुई होती है। क्लॉथ एंड वायर, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो मेटेलिक टेप जो होती है 1 से लेकर 50 मीटर लंबी होती है। 1 से 50 मीटर लंबी होती है। कपड़े का मीनिंग ये है कि भाई धागा जो होता है उसकी बनी हुई होती है एंड पतली सी तार होती है उसकी बनी हुई होती है, ताकि जो खिंचाव होता है वो कम हो सके। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है मेटेलिक टेप से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई हाउ मच इज़ द रिजिडिटी मॉडुलस फॉर मटेरियल कॉपर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर मटेरियल की रिजिडिटी मॉडुलस हमें बताना है कि भाई कितना होता है। सबसे पहले कॉपर जो होता है आपको पता है कि इस पर आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। कॉमन सी चीज़ है वेल्डिंग के लिए, आपको पता है कि आयरन की वेल्डिंग होती है, एल्यूमिनियम की वेल्डिंग भी होती है, लेकिन कॉपर के लिए वेल्डिंग आप नहीं कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको पता होना ज़रूरी है। अगर हम इसके वेट जो होता है उसकी बात करेंगे तो इसका वेट जो होता है 8940 kg/cubic मीटर, ये इसका वेट होता है। एंड कॉपर जो होता है अगर आपका टेम्परेचर 1080 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वो पिघल जाएगा कॉपर जो होगा। अब यहाँ पे रिजिडिटी मॉडुलस की बात करेंगे हम, तो रिजिडिटी मॉडुलस जो होता है वो 30 से लेकर 50 होता है। 30 से लेकर 50 किलो न्यूटन पर mm²। ये चीज़ आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिल्ड वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 35 mm। व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिल्ड वेल्ड इफ द प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 mm। सॉरी 10 नहीं, 35 mm। 10 mm आपको पता है क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था लेकिन हमने थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज कर दिया है। साइज ऑफ मिनिमम साइज जो होता है फिल्ड वेल्ड का वो 3 mm से शुरू होता है, वो 10 mm तक चलता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 10 जो होता है वो अगर हमारा जो साइज़ है प्लेट का, इनकी थिकनेस है वो 50 से ज़्यादा है, तब हमारी मिनिमम बेल्ट की जो साइज़ होता है वो 10 mm तब होता है। मिनिमम के लिए आपको पता है कि 10 होता है। सो अगर हमारा 35 है तो 35 जो होता है वो कौन से केसेस में होता है, 32 से 50 के बीच में होगा। अगर हमारी जो प्लेट है उसकी जो मोटाई या फिर थिकनेस है वो 32 से लेकर 50 है, तो हमारा जो मिनिमम साइज़ होगा वेल्ड का, जितनी आप वेल्ड करेंगे उसका जो साइज़ होता है वो 8 mm होता है। तो 8 mm यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है।
इससे 8 mm तक हमें वेल्ड करनी पड़ती है अगर हमारा प्लेट की जो मोटाई है वो 32 से 50 mm तक है। तो इतनी तो बेल्ट हमें इतनी बेल्ट का साइज करना पड़ेगा, आपको पता ही है, कॉमन सी चीज़ है। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट वेट ऑफ बिटुमेन इज इन। बिटुमेन का जो यूनिट वेट होता है वो कितना होता है। भाई ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन यूनिट वेट से मैंने हर एक वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हरियाणा जेईई में इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर स्टील से क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट वेट से। तो भाई यूनिट वेट सभी का आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई किसका कितना होता है। तो अगर हम यहाँ पे बिटुमेन की बात करेंगे तो बिटुमेन का जो होता है वो 1040 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। 1040 kg पर क्यूबिक मीटर ये होता है हमारा बिटुमेन का। हमारे पास एक लकड़ी भी होती है, आपको पता है कि लकड़ी का भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक होती है टीक, एक होती है साल। टीक एंड साल दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टीक की अगर हम बात करेंगे तो 640 होता है टीक का, एंड साल जो होता है उसका 800 होता है। ये यूनिट वेट आपको पता होना जरूरी है। स्टील का कॉमन है, आपको पता कि 78.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ये जितनी भी वैल्यू मैंने आज की इस वीडियो में बताई है आपको, ये केजी पर क्यूबिक मीटर में होगा। ये बिटुमेन का भी केजी में और टीक और साल का भी केजी और क्यूबिक मीटर में होगा। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ भाई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछा था, हमने कुछ और बना दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं, पीने वाला पानी जो होता है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट एक्सीड। तो यहाँ पे तो हमने ई कोली कर दिया है, लेकिन वहाँ पर पूछा था बैक्टीरिया जीवाणु जो होते हैं उसके बारे में। तो जीवाणु जो होते हैं वो होता है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पीने वाले पानी में होना चाहिए, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बैक्टीरिया के बारे में था। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है कि भाई ई कोली जो होते हैं वो पीने वाले पानी में कितने होने चाहिए। वैसे पीने वाला पानी जो होता है उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है उसको लेकर। तो मैं आपको सारी ही जानकारी यहाँ पे पीने वाले पानी जो पोर्टेबल पानी होता है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ई कोली जो होता है वो 1 होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम पीएच की वैल्यू की बात करें, यहाँ पे हम पोर्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, सारा पोर्टेबल के बारे में ही बताऊँगा। पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो 6.5 से लेकर 8.5 होता है पीएच वैल्यू। अगर हम यहाँ पे इसके टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे तो 4 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है मिनिमम और मैक्सिमम। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम इसकी हार्डनेस की बात करेंगे, हार्डनेस तो वो होता है 100 mg पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 100 mg मिलीग्राम हार्डनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्लोराइड जो होता है उसकी बात करेंगे। क्लोराइड जो होता है उसकी बात करेंगे तो 250 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपको पता होना चाहिए। आयरन एंड मैग्नीज जो होता है वो 0.15 होता है। आयरन एंड मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो मैग्नीशियम जो होता है वो 150 होता है। मैग्नीशियम 150 mg पर लीटर ये मैग्नीशियम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इसको लेकर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ए मीडियम हार्ड वाटर वुड हैव हार्डनेस। जो हार्डनेस होती है वो mg पर लीटर होती है।
ये सारे आंसर जितने भी दिए गए हैं वो mg/लीटर में दिए गए हैं। आपको पता है कि हमारा जो पानी होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट के बाद मीडियम हार्ड होता है, फिर हार्ड होता है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो उसके लिए अलग अलग हार्डनेस की वैल्यू दी होती है कि भाई सॉफ्ट के लिए हार्डनेस की वैल्यू कितनी होगी, मीडियम के लिए कितनी होगी, हार्ड के लिए कितनी होगी, वेरी हार्ड के लिए कितनी होगी। तो ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू बता देता हूँ कि भाई किसके लिए कितनी होती है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉफ्ट की बात करेंगे तो सॉफ्ट के लिए जो हार्डनेस वैल्यू होती है वो 60 से ज़्यादा होती है, 60 mg/लीटर आप लगा लीजिए। उसके बाद मीडियम हार्ड की अगर हम बात करेंगे, मीडियम हार्ड तो वो होती है 60 से 120, 60 से 120। उसके बाद हमारे अगर हार्ड की बात आती है, हार्ड जो होता है तो उसकी होती है 120 से 180। एंड जो वेरी हार्ड होता है, वेरी हार्ड, उसके लिए 180 mg/लीटर से ज़्यादा होती है। मतलब कहने का मीनिंग है 180 से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन वेरी हार्ड के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे लेस देन रहेगा, तो लेस देन ही होता है यहाँ पे। सो हमसे क्या पूछा गया कि मीडियम हार्ड, तो मीडियम हार्ड 60 से 120, 60 से 120 यहाँ पे नहीं दिया गया, तो 60 से 180 ही हमारे पास आंसर, हम इसको मान लेते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है कि भाई किसके लिए कितना होगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए मीडियम हार्ड की पानी के लिए हार्डनेस की वैल्यू होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन एबव फ्लोर लेवल इज केप्ट। जो हमारा फर्श होता है वहाँ से वॉश बेसिन जो होती है उसकी हाइट कितनी होती है। आपको पता है कि वॉश बेसिन जो होती है हाथ मुंह धोने के लिए लगाई जाती है बाथरूम में। तो कई बार ऐसा होता है कि ये टॉयलेट में भी लगाई जाती है, क्योंकि सिंगल टॉयलेट होता है, कंबाइन ही होता है दोनों। तो इसे वॉश बेसिन टॉयलेट में ही मेनली लगाई जाती है कई जगह। बाथरूम में तो आपको पता है कि उतना वॉश बेसिन का यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर ये टॉयलेट में ही यूज़ होती है। सो कितनी हाइट होती है, सबसे पहले इसका जो आपको डिमेंशन होती है वो पता होनी चाहिए कि भाई वॉश बेसिन की डिमेंशन जो होती है वो कितनी होती है। अगर हम इसकी डिमेंशन की बात करेंगे तो 630 इंटू 450 इसकी डिमेंशन एक ये होती है। दूसरी डिमेंशन होती है 550 इंटू 400 तो ये दो डिमेंशन होती है, इस साइज में ये अवेलेबल होती है। इसकी जो हाइट होती है वो 75 से 80 सेंटीमीटर रखी जाती है, 75 से 80 सेंटीमीटर, इतनी हाइट पर ये प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 80 दिया गया है तो हम इसको आंसर मान लेंगे, लेकिन ये एक्चुअल साइज़ ये होता है। सो दोनों चीज़ें आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि इफ़ इट इज़ ए कंबाइंड बाथ एंड वाटर क्लोसेट इट्स फ्लोर एरिया शुड नॉट बी लेस देन। भाई अगर हमने बाथरूम एंड जो वाटर क्लोसेट यानी कि टॉयलेट जो है वो दोनों ही कंबाइंड बनाया है, तो जो फ्लोर का एरिया होता है वो कितना होता है। एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विड्थ जो होती है, चौड़ाई, जो लेंथ लंबाई एंड चौड़ाई से आपका एरिया निकलता है। यानी कि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मीटर में ही निकलता है। एरिया वॉल्यूम जो होती है वो क्यूबिक मीटर में निकलती है, लेकिन एरिया स्क्वायर मीटर में निकलता है। तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखिए। सो दोनों ही कंबाइन है भाई, तो ये चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको तीनों का केस बता देता हूँ, सिंगल बाथरूम, सिंगल टॉयलेट एंड कंबाइन, तीनों को बता देता हूँ, फिर आप लिख लीजिए, आपको पता होना ज़रूरी है। अगर हम बाथरूम की बात करेंगे तो उसका जो फ्लोर एरिया होता है 1.54 स्क्वायर मीटर होता है। वाटर क्लोसेट या फिर टॉयलेट एक ही बात है, WC या फिर टॉयलेट एक ही बात है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो 1.47 स्क्वायर मीटर ये उसके फ्लोर का एरिया होता है। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसका 4.32 स्क्वायर मीटर होता है, बाथरूम एंड टॉयलेट।
दोनों को कंबाइन करके उसका जो एरिया बनता है वो 4.32 मीटर स्क्वायर होता है। इसका आप एरिया भी लिख लीजिए कि उसके एरिया की जो लेंथ एंड विड्थ होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 1.80 इंटू 2.40। तो ये डिमेंशन होती है, मिनिमम डिमेंशन। तो एरिया 4.32 मीटर स्क्वायर बनता है। तो लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4.32 नहीं दिया गया तो 4 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एल्यूमिनियम वेट अबाउट। एल्यूमिनियम, ये क्वेश्चन भी हल्के में मत लेना क्योंकि ये क्वेश्चन HPJE में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है, हिमाचल प्रदेश के JEE के एग्ज़ाम में। भाई आपको जो वेट होता है वो सारा ही पता होना चाहिए कि भाई 1 क्यूबिक मीटर या फिर यूनिट वेट जो होता है वो पता होना ज़रूरी है। स्टील का आपको पता है, PCC का पता है, RCC का पता है, एंड मैंने आपको कॉपर का भी बता दिया है, बहुत सी चीज़ों का बता दिया है। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का जो होता है वो 2640 से लेकर 2800 होता है। तो यहाँ पर 2800 दिया गया है, 2800 kg पर क्यूबिक मीटर, यहाँ पे पर क्यूबिक मीटर भी होगा। सो ये एल्यूमिनियम का होता है। अगर हम टीन की बात करेंगे, टीन जो होता है तो उसका होता है 7330, ये होता है टीन का। जिंक का भी हम देख लीजिए भाई, जिंक जो होता है, जिंक जो होता है 7190 kg पर क्यूबिक मीटर, ये जिंक का होता है। लेड का भी लिख लीजिए क्योंकि लेड से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो लेड का जो होता है 11340 kg पर क्यूबिक मीटर, ये लेड का होता है। फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू जाम गुरु जी। सो आज नेक्स्ट हम मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा JEE के लिए। सो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेसेसरी कैम्बर इज डिटरमाइंड बाय। कैम्बर की जो जरूरत होती है वो दर्शाई जाती है किसके द्वारा? डिटरमाइंड बाय। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहले आपको कैम्बर के बारे में पता होना चाहिए, भाई कैम्बर होता क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कैम्बर से पूछ जाते हैं। सो कैम्बर बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी रोड जो होती है उसके ऊपर जो पानी होता है उसको ड्रेन ऑफ किया जा सके। जो बारिश का पानी होता है उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए कैम्बर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। कैम्बर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेंगे कि कैम्बर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई कैम्बर जो होता है वो दर्शाया जाता है। तो कैम्बर जो होता है वो 2 तरह से दर्शाया जाता है। एक हमारे पास कि भाई कौन से टाइप का हम पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल या फिर रिजिड पेमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। एंड दूसरा जो होता है कि भाई हमारा जो कैम्बर है वो कौन सा है, रेनफॉल कौन सा है, हैवी रेनफॉल है या फिर लाइट रेनफॉल है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 1 में ही आंसर हो जाएगा, टाइप ऑफ पेमेंट एंड टाइप ऑफ रेनफॉल। सो ये हमारे पास आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सो यहाँ से भी हैवी एंड लाइट रेनफॉल से भी बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। क्योंकि बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो CC से देखे हैं। सीमेंट कंक्रीट या फिर हाई बिटुमिनस सरफेस जो होता है उसके लिए जो कैम्बर होता है वो लाइट के लिए कितना होता है एंड हैवी के लिए कितना होता है। तो 1/50 से शुरू होता है एंड 1/60 पर ख़त्म होता है। तो ये CC से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट ऑफर कैम्बर। यानी कि कहने का मीनिंग है इनमें से कौन सा कैम्बर नहीं होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि भाई कैम्बर जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रेट कैम्बर, दूसरा होता है पैराबोलिक कैम्बर, एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। तो
स्टेट एंड कॉम्बिनेशन ये भी होता है, लेकिन सर्कुलर जो होता है वो कैम्बर में नहीं आता है, यानी कि ये कैम्बर का एक प्रकार नहीं है क्योंकि पैराबोलिक होता है, सर्कुलर कोई भी नहीं होता है। तो 3 तरह के कैम्बर होते हैं। जैसे कि एक पैराबोलिक जो होता है इसका इज़ आल्सो नाउन एज बैरल कैम्बर, बैरल कैम्बर या फिर पैराबोलिक कैम्बर। तो ये दोनों को आप याद रखिए क्योंकि आल्सो नाउन से भी एग्जाम में कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग द परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम इज नाउन एज, ब्रेक रिएक्शन टाइम इज नाउन एज, जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है जो गाड़ी चल रही है उसके द्वारा, कौन से दौरान में, परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम के दौरान, उस दूरी को हम कौन सी दूरी कहते हैं, साइट डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम उसको कहते हैं लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस जो होती है उसका फॉर्मूला भी होता है क्योंकि फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है वो भी पूछा जाता है। तो लैग डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.278 इंटू वी इंटू टी इंटू एम। तो ये फॉर्मूला होता है लैग डिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वल्व यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो इन ए पाइपलाइन। एक ऐसा वल्व जिसको आप यूज करते हैं ताकि जो पानी का जो फ्लो होता है उसको रिवर्स आने से रोकता है, उसको हम कौन सा वल्व बोलते हैं, उस वल्व को हम बोलते हैं चेक वल्व। चेक वल्व, रिफ्लेक्स वल्व या फिर नॉन रिटर्न वल्व, इसके 3 नाम हैं, तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। चेक वल्व तो यहाँ पे दिया गया है, एक होता है रिफ्लेक्स बल्ब, दूसरा होता है नॉन रिटर्न बल्ब क्योंकि ये पानी को रिवर्स नहीं आने देता है, रोकता है, तो नॉन रिटर्न बल्ब हो गया, रिफ्लेक्स बल्ब हो गया, चेक बल्ब हो गया। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो कि होता है गेट बल्ब या फिर स्ल्यूज बल्ब, इसके भी 2 नाम हैं, स्ल्यूज बल्ब या फिर गेट बल्ब। तो ये क्या करता है कि जो आप इसको यूज़ करते हैं ताकि जो पानी का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर सके, ताकि आपको बढ़ाना हो कभी पानी या फिर कम करना हो तो उसके लिए गेट बल्ब या फिर स्ल्यूज बल्ब का यूज किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगले देखिए, सीवर मस्ट बी चेकड फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट देयर मिनिमम हार्डली फ्लो विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू 1/3 डेली फ्लो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, द लिमिट ऑफ क्रशिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एज स्पेसिफाई बाय हमारे इस आईस कोड के अकॉर्डिंग फॉर एग्रीगेट यूज फॉर द रनवे एंड सच अदर वेयरिंग सरफेस के लिए, वेयरिंग सरफेस के लिए। आपको पता है कि हमारा जो एग्रीगेट होता है जो हमारे इस आईएस कोड में आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस कोड को आप याद करके रखिए क्योंकि एसएससी जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे बेयरिंग कोर्स के लिए बोला है, तो बेयरिंग कोर्स के लिए लेस देन 30% क्रशिंग वैल्यू होती है। एक बेस कोर्स भी होता है हमारे पास, तो उसके लिए लेस देन 45% होती है। 30% इज फोर्थ, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। वेयरिंग के लिए कम होती है लेकिन बेस के लिए ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक इनग्रेडिएंट कंक्रीट कैन स्टिल बी कॉल्ड एज कंक्रीट। तो ऐसा कौन है जिसके बिना कंक्रीट को कंक्रीट कहा जाता है। यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट दिए गए हैं कंक्रीट के। आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, पानी, इससे कंक्रीट बनता है। तो बोल रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो आप नहीं डालेंगे फिर भी हम उस कंक्रीट ही बोलेंगे उसको। तो ऐसा हमारे पास फाइन एग्रीगेट होता है। फाइन एग्रीगेट इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एक नो फाइन कंक्रीट भी होता है। नो फाइन कंक्रीट में कोई भी फाइन नहीं होता है, इनके फाइन एग्रीगेट नहीं होता है। इसके क्या क्या
एडवांटेज होते हैं नो फाइन कंक्रीट के, ये हमें लोअर डेंसिटी देता है, लोअर कॉस्ट से हमें क्योंकि लोअर कॉस्ट होती है क्योंकि हम जो सीमेंट कंटेंट होता है वो हमारा कम यूज होता है, इसलिए लो कॉस्ट हमें पड़ेगा। एंड लोअर थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसमें, इससे हमें कोई भी सेग्रीगेशन देखने को नहीं मिलती है, इसलिए नो फाइन कंक्रीट जो होता है वो अच्छा ही होता है यूज़ करने के लिए। सो हमारा आंसर 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगले देखिए, एडमिक्चर विच काउज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कोल्ड। कौन सा है वो? एक ऐसा एडमिक्चर विच काउज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट आर कोल्ड। वो होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर जो होता है इसके ये फंक्शन होते हैं कि भाई ये हमें बहुत ही जल्दी से स्ट्रेंथ गेन करके देता है, बहुत ही जल्दी स्ट्रेंथ और स्टेटिंग हमें करके देता है। तो एक्सीलरेटर जो होते हैं वो हो सकते हैं, हो सकते नहीं होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है। तो ये एक एक्सीलरेटिंग एडमिक्चर है, तो इसको आप देख लीजिए। सोडियम सिलिकेट भी होता है, सोडियम एल्यूमिनेट भी होता है। बाकी कैल्शियम क्लोराइड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मेजरमेंट यूनिट ऑफ बैक फिलिंग। भाई आपको बैक फिलिंग करनी हो, किसी की भी बैक फिलिंग करनी हो, मैक्सिमम बैक फिलिंग जो होती है वो रिटेनिंग वॉल्स की होती है, ब्रेस्ट वॉल की होती है। तो बैक फिलिंग जो होती है, बोल रहा है कि उसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो क्या होता है। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो बैक फिलिंग जो होता है हमारा अर्थ वर्क में आता है, अर्थ वर्क पता क्यूबिक मीटर में होता है, क्यूबिक मीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द एक्सपेक्टेड आउटर्न ऑफ आरसीसी वर्क फॉर एन एवरेज एडिशन पर डे इज। कितनी होती है एक्सपेक्टेड आउटर्न जो होती है आरसीसी वर्क के लिए। आरसीसी वर्क हो तो उसके लिए 3 क्यूबिक मीटर एक आदमी जो होता है इतना काम करता है। अगर हमारे पास आरबी वर्क हो, आरबी वर्क और आरसीसी वर्क में फ़र्क है। आरबी वर्क जो होता है उसका 1 क्यूबिक मीटर एक आदमी मिस्त्री काम कर सकता है भाई, एक दिन में इतना काम करना पड़ता है उसको, उसकी एक्सपेक्टेड आउटर्न इतनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सजेस्ट द कन्वेंशनल मेजरमेंट यूनिट फॉर ब्रिक बैट कोवा। ब्रिक बैप कोवा जो होता है उसको स्क्वायर मीटर में ही मेजर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अपने चैनल पर मैंने ये कभी नहीं डिस्कस की है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि ब्लैक कोबा जो होता है। क्योंकि जो ये ब्रिक बैट कोबा जो होता है एक टाइप की वाटर प्रूफिंग होती है, जो कि टेरेस का फ्लोर जो होता है उसके ऊपर की जाती है। वाटर प्रूफिंग होती है एक तरह की ब्रिक बैट कोबा जो होती है, तो उसको स्क्वायर मीटर में ही मेज़र करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इनर कर्व ऑफ द आर्च इज नाउन एज। इनर कर्व जो होता है आर्च का उसको हम किस नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनर कर्व जो होता है उसको हम इंट्राडोज के नाम से जानते हैं, जो एक्सटर्नल होता है उसको हम एक्स्ट्रा डोज जानते हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए ट्रस इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल फॉर्म जो होती है ट्रस की वो ट्राइंगल ही होती है, ट्राइंगल होती है भाई, ट्राइंगल ट्रस सिंपलेस्ट टाइप की, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोमेट्रिकल जो होती है वो ट्राइंगल ही होती है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड 13 क्वेश्चन।
ये 33 से कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि हम फर्स्ट सीरीज, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इस तरह से पीडीएफ बना रहे हैं आपके सभी के लिए। तो पीडीएफ हम जब हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम का लिंक मांगते रहते हैं, तो वही हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको हमारा सभी का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, सारे लिंक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा अगला वीडियो है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। The hydraulic jump in horizontal rectangular channel are classified into। horizontal jump जो है सॉरी ये हाइड्रोलिक जंप जो होता है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल में, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2, 3, 4, 5 किस में? तो हाइड्रोलिक जंप जो होता है उसको हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल में 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अंडुलेटरी जंप, वीक जंप, ऑक्सीलेटरी जंप, स्टीडी जंप या फिर स्ट्रॉन्ग जंप। तो ये 5 तरह के होते हैं। इसको लेकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनते हैं कि भाई हमारा फ्राउड नंबर जो होता है वो 1 के बराबर होगा, 1 से ज़्यादा होगा, या फिर 5 से 6 होगा, 9 होगा, क्या होगा, तो कौन सा जंप रहेगा। तो इसको लेकर भी आपको पता होना ज़रूरी है। हमने अपनी वीडियो में कई बार आपको इसके बारे में भी बताया कि भाई कौन सा क्या होता है। तो इसके साथ संबंध में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन हमारा फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 9 द जंप इज क्लासिफाइड एज। ग्रेटर देन 9 तो हमारा कौन सा जंप रहेगा? तो यहाँ पे मैंने आंसर ही सिंपली बता दिया है कि भाई उस जंप को आप स्ट्रॉन्ग जंप भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग जंप इज आल्सो नाउन एज चॉपी जंप। एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए हमने आपको ये ऑप्शन जो है दिया है, तो इसको भी आप याद रखिए। वैसे ये नंबर जो होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि भाई इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है पीजी वर्सेस। इस तरह की मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, पीजी वर्सेस, इस तरह की ट्रिक बताई हुई है। जिसको नहीं पता है वो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ट्रिक बहुत ही अच्छी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि था परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्री अमोनिया। फ्री अमोनिया जो होता है वो कितना होता है? फ्री अमोनिया, अमोनिया भाई दो तरह के होते हैं, एक फ्री होता है, एक दूसरा अल्बोनोइड होता है। तो दो तरह के अमोनिया होते हैं। तो ये जो फ्री होता है ये 0.15 होता है, लेकिन जो 30 होता है ये एल्बिनोइड अमोनिया होता है। तो ये दोनों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम हर एक वीडियो में इस तरह क्वेश्चन जो है इंक्लूड करते रहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको हमारी ये वीडियो चाहिए तो आप गूगल प्ले बुक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मुझे तो नहीं मिल रही है, आपको मिल जाए शायद। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, फॉर डिज़ाइन पैरामीटर, डिज़ाइन के पैरामीटर से जो डेप्थ होती है फ्लोकुएशन टैंक की वो कितनी होती है? द डेप्थ ऑफ फ्लोकुएट टैंक कितनी होती है? 3, 4, 5, 6। तो ये जो डेप्थ होती है वो 3.5 से लेकर 4 मीटर होती है। यहाँ पे 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेप्थ के बारे में बताया गया है, डिटेंशन टाइम जो होता है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, एंड टेम्पोरल मींस वेलोसिटी जो होती है ग्रेडियंट वो 10 से 75 पर सेकंड होती है। जो ये भी आप याद रखिए, इससे लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपका। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन बीम फॉर FE 500 ग्रेड इस कितना होता है? वैसे जो मिनिमम एरिया होता है वो तो कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूले के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल हमने यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि भाई कैसे इस तरह का आंसर होगा। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्लोक्चुएशन इन सीवेज डिस्चार्ज इज फाउंड टू बी लीस्ट इन द, किसमें लीस्ट होता है? लीस्ट सबसे कम किसमें होता है भाई? 1, 5। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए इनके फ्लोकेशन बताया गया है कि भाई फ्लोकेशन जो होता है सीवरेज डिस्चार्ज में वो किस में कितना होता है। जैसे कि आउटफॉल में कितना होता है? 1.5 होता है। मेन सीवर में कितना होता है? 2 होता है। उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें भी हमने बताया कि भाई ब्रांच सीवर में 3 होता है एंड लैटरल सीवर में 4 होता है। तो लीस्ट किस में होगा? 1.5 जो आउटफॉल सीवर होगा उसमें होगा लीस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नोट ए यूनिट मीटर स्क्वेयर पर किलो न्यूटन। नोट किसके पास नहीं होता है? कंसोलिडेशन जो होता है उसके पास नहीं होता है, क्योंकि इसका ये होता है सेकंड होता है, मीटर स्क्वेयर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेन हैज़ लीस्ट लेंथ। लीस्ट लेंथ किसके पास होती है? गंटर चेन, रेवेन्यू चेन, इंजीनियर चेन, मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन जो होती है दो तरह की होती है, 20 एंड 30 मीटर की। तो लीस्ट लेंथ तो इसकी होगी नहीं। तो मैक्सिमम लेंथ तो आपको पता है कि भाई मैट्रिक चेन की हो गई। तो लीस्ट जो होती है वो रेवेन्यू चेन की होती है। रेवेन्यू चेन जो होती है ये पटवारी चेन होती है हिंदी में, तो 33 फीट की होती है। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे भाई। अगला देखिए यहाँ पे, इफ़ रेनफॉल डेफिशिएंसी जो है 50% है, देन इट इज़ क्लासिफाइड। रेनफॉल डेफिशिएंसी जो है 50% है, तो हम उसको किस तरह का कहेंगे? कौन सा डेफिशिएंसी होगी? लार्ज, सीरियस, कौन सी होगी? तो हम उसको भाई सीरीज कहेंगे, बी ऑप्शन, क्योंकि सीरीज के लिए 45 से 60% रेनफॉल की डेफिशिएंसी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज लीस्ट वेयरिंग स्ट्रेस। लीस्ट वेयरिंग स्ट्रेस किसके पास होता है? लिमिट स्टेट मेथड या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दोनों में से किसके पास होता है? तो लीस्ट जो होता है वो किसके पास होता है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड के पास होता है, 0.25। लिमिट स्टेट मेथड के पास 0.45 होता है। दोनों को आप याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ लाइम इन कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ इज। लाइम का परसेंटेज पूछ रहा है, तो लाइम का परसेंटेज 5% होता है। 5% यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। सिलिका कितना होता है? सबसे ज़्यादा होता है। एल्यूमिना होता है, आयरन। देखिए ये सारे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बुक डाउनलोड करनी है, 57 पेजेस हैं इसमें, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत से बनाई थी ये बुक्स। एक छोटी सी पीडीएफ जिसमें हमने आंसर भी आपको प्रोवाइड किए थे। 150 क्वेश्चन है। मैंने शायद पिछले वीडियो में आपको गलत बता दिया था कि क्योंकि 150 क्वेश्चन, देखिए मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। 150 के यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं आंसर में नीचे, तो देख लीजिए कितने बनते हैं आपके क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या हमने प्रोवाइड किया है कि इन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट द वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इज। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर 4 तरह के टेस्ट होते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट होता है, एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, एक लाइट कंपैक्शन टेस्ट, नेक्स्ट वन इज हैवी कंपैक्शन टेस्ट। तो इसकी वॉल्यूम दी गई है। वॉल्यूम वॉल्यूम जो होती है वो किस में होती है? वो होती है क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये चीज़ आप याद रखिए, सीसी जो होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो स्टैंडर्ड एंड मॉडिफाइड दोनों के लिए 944 है, एंड लाइट एंड हैवी के लिए 1000 सीसी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इसको याद रखिए भाई, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई, वैसे मैं आपको यहाँ पे आंसर क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जैसे कि ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इंडिया ऑरेंज एंड वाइट कलर ऑन ए माइलस्टोन इंडिकेट। माइलस्टोन होता है, आपको पता है कि रोड जो होती है, तो वहाँ पर ये माइलस्टोन लगाया जाता है। तो बोल रहा है कि भाई भारत में क्या होता है कि एक ऑरेंज एंड वाइट कलर जो होता है, वाइट कलर सभी में कॉमन रहेगा, सिर्फ येलो, ब्लैक, ग्रीन इस तरह के रंग चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो वाइट होता है वो सभी में कॉमन रहता है। तो ये ऑरेंज एंड वाइट का कॉम्बिनेशन जो होता है किस माइलस्टोन में आपको देखने को मिलता है? तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। वाइट सभी में कॉमन रहता है, जैसे कि देखिए वाइट, वाइट कलर, वाइट कलर 4 हो गए। तो देखिए रूरल रोड, स्टेट रोड, नेशनल हाईवे, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट रोड, तो सभी में वाइट कॉमन ही है, सिर्फ जो ऊपर का कलर होता है वो चेंज होता है। जैसे कि ये
माइलस्टोन इस तरह का होता है। तो ये जो है यहाँ के नीचे ये वाला वाइट होता है पोर्शन, नीचे वाला, ये ऊपर वाला जो होता है ये ऑरेंज हो जाएगा, कभी ग्रीन होगा, कभी येलो होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा। तो ये जो होता है ब्लैक, वही खतरे की घंटी, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, रोड जो हमारी वैसे उतनी खतरे की भी नहीं होती है। तो ऑरेंज जो होता है वो रूरल के लिए होता है, ग्रामीण एरिया। तो ग्रीन हरा भरा हमारा जो प्रदेश है वो हरा भरा है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। येलो जो हो गया वो नेशनल हाईवे के लिए हो गया। तो ये चार मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई मैग्नीशिया ब्रिक इज एग्जाम्पल ऑफ डैश ब्रिक, मैग्नीशिया ब्रिक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया गया है कि भाई रिफैक्टरी ब्रिक जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बेसिक रिफैक्टरी ब्रिक होता है, दूसरा एसिड रिफैक्टरी ब्रिक, एंड तीसरा न्यूट्रल रिफैक्टरी ब्रिक। रिफैक्टरी ब्रिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये हैं वो 3 पार्ट। अब इनके जो बेसिक है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 2 में किया गया है, इसको भी 3 में किया गया है, कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो मैं बार बार वो यही बोल रहा हूँ कि भाई आपको पीडीएफ चाहिए तो आप, ये मैंने देखिए इस नाम से एक डाउनलोड अपलोड की थी गूगल प्ले बुक पर। तो आपको मिल जाए डाउनलोड करने के लिए, मेरे से तो नहीं हो रही है। अच्छा, अगली वीडियो में ये करूँगा कि मैं इस वीडियो में कि आपको भाई लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं इसका, शायद आप डाउनलोड कर सके या फिर देख पाएँ आप इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हमने खुद ही इसकी एडिटिंग की है, देखिए एडिट विद, यहाँ पे लिखा हुआ है WPS ऑफिस। तो शायद मैंने टाइप किया होगा और मुझसे डिलीट हो गई यही जो है, तो नहीं कर पाया था, कई बार होता है ऐसा ऐसा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 600 के आसपास आपको यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन वैसे होने चाहिए, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें मिलते हैं। वीडियो आपको जल्दी जल्दी से नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अभी आजकल वो काफ़ी बिजी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।